तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक 4 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल MPSI MP सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो क्लासेज हमने चालू की हैं MPGK की, वो भी टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। कल पहली क्लास हमने डाल दी है, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं, शुरू करेंगे हम सोशल साइंस और साइंस के प्रश्नों से। आज का पहला प्रश्न है, आयरलैंड को संयुक्त संघ में कब शामिल किया गया था। अब ये दो तरह का प्रश्न बताया गया। एक तो बोला गया सर संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल किया गया था, ये पूछा था। और एक ने बताया कि नहीं सर, जो उनका यूनाइटेड किंगडम वाला जो संघ है उसमें कब शामिल किया गया था। हम आपको दोनों बता देते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल किया, 1955 में आयरलैंड को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल किया गया था। अब चलिए आपको बता देते हैं कि इनको आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया। दोनों बता देंगे आपको, है ना, तो सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखिए, आयरलैंड दिसंबर 1955 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UN का सदस्य बन गया था। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में इसको कब शामिल किया गया, तो यूनाइटेड किंगडम में इसको एक्ट ऑफ यूनियन 1800 के तहत आयरलैंड को 1 जनवरी 1801 को ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिला करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं आयरलैंड बनाया गया। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल किया गया तो आप 1955 बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि इसको जो है ग्रेट ब्रिटेन में कब शामिल किया गया तो आपको 1 जनवरी 1801 लगाना रहेगा। ठीक है, अब क्या ऑप्शन में था ये आप लोग हमको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, जिनका भी आज पेपर था। ठीक है, और आप लोगों से कितना निवेदन करते हैं कि आपका एग्जाम छूटे, आप अपने प्रश्नों को 7052547003 पर जरूर सेंड कर दिया करो। देखो, बहुत सारे लोग एनालिसिस करा रहे थे, है ना, कॉपी वाले भैया भी छोड़ करके चले गए आपको, जो कॉपी कर करके कराते थे, है ना, वो भी छोड़ करके चले गए क्योंकि अब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उतने ही लोग रह गए हैं ना। लेकिन हम आपके साथ में लगातार बने हुए हैं, जब तक आप क्वेश्चन भेजते रहेंगे हम एनालिसिस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में MP पुलिस की भी तैयारी यहीं पर करवाने वाले हैं, तो आप लोग MP पुलिस के बैच से भी जुड़ जाना, यानी कि आप डेली यूट्यूब पर आना, डेली आपको जो है क्लासेज मिलेंगी MP पुलिस की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से आप सबको पता है सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए अब हमने 149 की जगह इसको मात्र 99 रुपये कर दिया है। तो जिन लोगों का एग्जाम बाकी है वो अभी भी कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 99 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। और लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि इस नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में छप रहे हैं। कई बार हमने आपको जो है विथ प्रूफ दिखाया है कि ये क्वेश्चन इसमें आया था, ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में दिया गया है। ठीक है, तो अभी भी आप लोग ले सकते हैं। क्या क्या मिलेगा, 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, 10 प्रैक्टिस सेट आपको साथ में मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट के मैथ वाले क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा लगभग 2500 के आसपास MCQ करवा चुके हैं, वो सारे MCQ की कंप्लीट PDF आपको मिलने वाली है। तो मात्र 99 रुपये में ये नोट्स परचेज करके आप अभी भी 15 से 20 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में अभी भी 1 से 2 दिन का समय बचा हुआ है तो तुरंत 99 रुपये और खर्च कर लीजिए और अपने नंबर को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है ना। कैसे प्राप्त करना है, तो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है ना, इसके लिए कुछ करना नहीं। ये देखो आपको QR कोड दिख रहा है, इसी पर आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी पर आपको 99 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे इसी नंबर से कंप्लीट नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी जहां पर आगे के नोट्स आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप सबको पता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, MPSI की आने वाली है और सुनाई में आ रहा है कि पटवारी की वैकेंसी आने वाली है ना। साथ साथ में अब जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो सामान्य अर्हता परीक्षा से होने वाली है। तो मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 199 रुपये में दे रहे हैं अब। ठीक है, अब चाहे पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी पुलिस हेडक्वार्टर करवाए या फिर सामान्य अर्हता परीक्षा से हो, हमने इस नोट्स को इस तरह से डिजाइन किया कि ये नोट्स आपके दोनों में काम आएंगे। चाहे पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आपकी जो है हेड कांस्टेबल मतलब आपका पुलिस बोर्ड कराए तो भी आपके काम आएगा और सामान्य अर्हता परीक्षा से हुई तो भी काम आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें लगभग सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है, सभी सब्जेक्ट को कंपाइल किया। 8 के 8 सब्जेक्ट मिलेंगे। देखिए, MPGK हिंदी, रीजनिंग, साइंस, DI, करंट अफेयर, GK GS, कंप्यूटर और आपका मैथ, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र 199 रुपये में। ठीक है, तो अभी ले लीजिए, क्योंकि फिर इसमें क्या है, नोट्स डलने चालू हो गए हैं ना टेलीग्राम ग्रुप में। इसमें क्या होगा कि आप जब ये नोट्स लेंगे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे व्हाट्सएप नंबर पर, आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ये सारे नोट्स जो है डाले गए हैं। आप लोग जा करके वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है,
कैसे प्राप्त करना है, इसी क्यूआर पर आपको 199 का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे इसी नंबर से आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और वहां पर आपको सारे नोट्स आगे के मिलते रहेंगे और इससे पहले जो भी नोट्स डाले गए हैं वो भी आपको वहां पर मिलते रहेंगे। बेहतरीन तैयारी करवाएंगे वहां पर। डेली करंट अफेयर वहां पर हम डाल रहे हैं, डेली स्टैटिक जीके के प्रश्न भी डाल रहे हैं, आज भी डाला था, है ना। तो सब कुछ आपको वहां पर मिलने वाला है मात्र 199 रुपए में। अभी ले लेंगे तो फायदा ये रहेगा कि जैसे एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी आती है तो फिर इसमें से कांस्टेबल के नोट्स अलग दिए जाने लगेंगे, एसआई की आती है एसआई के अलग दिए जाने लगेंगे। अभी आपको सब कुछ 199 मिल रहा है, तो जल्दी से ये नोट्स आप लोग ले लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ था। तो ज्योतिबा फुले का जन्म जो है कब हुआ था, 1827 में। देखिए, महान समाज सुधारक और विचारक महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उन्हें भारतीय समाज में महिला शिक्षा, छुआछूत विरोधी आंदोलन और सामाजिक समानता के अग्रदूत के रूप में उनको जाना जाता है, महात्मा ज्योतिबा फुले को, ठीक है। इससे पहले भगवान बिरसा मुंडा वाला प्रश्न आ चुका है, उनका भी जन्म पूछा जा चुका है ना। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन आ गया है। आपको लगभग सारे आंदोलन हमने गांधी जी के करवा दिए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सब करवा दिए थे। तो आज सविनय अवज्ञा आंदोलन से कथन वाले प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि कथन स्टेटमेंट वाले प्रश्न पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको दे चुके हैं। दोनों करा दिए थे, कथन वाले भी करा दिए थे, जोड़ी मिलाने वाले भी करा दिए थे। आज वहीं से प्रश्न जो है आपका पूछा गया। तो जिन लोगों ने पीडीएफ नोट्स लिए होंगे वो लोग इस प्रश्न को आसानी से करके आए होंगे। ये पूरा यहाँ पर हम आपको फिर से डिटेल बता दे रहे हैं। हालांकि पीडीएफ में हमने आपको दिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च के साथ में हुई थी। यह आंदोलन 1934 तक चला था, है ना। आपको बताया था 1931 में क्या होगा कि जो इरविन था, इरविन कहा चलो समझौता कर लेते हैं। फिर गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। फिर 1931 में जब समझौता हुआ तो गांधी जी कहाँ गए, द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन में गए, लेकिन द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन में उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर वहां से लौट कर क्या दोबारा से ये इस आंदोलन को दोबारा चालू किया, लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। फिर उन्होंने सोचा कि अब ये पॉपुलर तो हो नहीं रहा है, 1934 में आकर के जो है इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। ये वहीं की सारी बातें इसमें दी गई, क्या क्या बातें इसमें हुई थी। इन्हीं में से आपका जो है क्वेश्चन बनाया होगा। दांडी मार्च और नमक कानून का उल्लंघन हुआ था। 12 मार्च 1930 को दांडी पहुंच करके उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया था, ठीक है। कानूनों का बहिष्कार कर दिया था, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई थी, टैक्स देना बंद कर दिया था। बाकी के सभी लोगों ने इसमें भाग लिया था, मजदूरों ने, व्यापारियों ने, सब लोगों ने भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ और आंदोलन की वापसी 1934 में हो गई थी। वीडियो को पॉज करके आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। वैसे इसको ऑलरेडी हम करा चुके हैं, ये प्रश्न जो है वो रिपीट हुआ है, ठीक है। नोट्स में भी इसको हम दे चुके हैं। अगला देखिए, हमारी प्रस्तावना में कौन सा ऐसा शब्द है जो भारत को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। तो पंथ निरपेक्षता एक ऐसा शब्द हमारी जो है प्रस्तावना में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि भारत को कहता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, एकमात्र कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को मानने वाला है। तो हमारी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता यानी कि धर्म निरपेक्ष शब्द भारत को एक ऐसा राष्ट्र घोषित करता है जहां सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है। इसके अलावा प्रस्तावना में विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जो देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। अगर संविधान की बात करेंगे, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक जो है, आर्टिकल 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। लेकिन यहां पर स्पेशल बोल दिया है कि हमारी प्रस्तावना में कौन सा ऐसा शब्द है। तो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष एक ऐसा शब्द है जो हमको क्या कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता की, मतलब कि हमको धार्मिक स्वतंत्रता देता है, ठीक है। आगे बढ़ें। देखिए, अनुच्छेद 371 से जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न आए थे। हमने जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं। संविधान के पूरे लगभग 50 से 60 प्रश्न हमने जोड़ी मिलाने वाले करवा रखे हैं। वहीं से एज इट इज ये वाला प्रश्न आ गया है, ठीक है। तो देखिए, इसको आपको एक बार फिर से बता देते हैं। अनुच्छेद 371 की बात करेंगे तो महाराष्ट्र और गुजरात इन राज्यों के राज्यपाल को विदर्भ, मतलब कि अनुच्छेद 371 जो है वो इन राज्यों में विशेष जो है दर्जा देने से संबंधित है। 371 एक की बात करेंगे तो 371 केवल किससे संबंधित है, महाराष्ट्र गुजरात से। 371 एक किससे संबंधित है, तो नागालैंड से संबंधित है। यही पूछा जाएगा। 371 ए एक तरफ लिखा रहेगा, एक तरफ नागालैंड लिखा रहेगा, फिर गुजरात लिखा रहेगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ऐसे लिखा रहेगा। यहीं से आपको जोड़ी मिलाने को कहा जाएगा ना। देखो, हम जो आज आपके लिए एमपीजीके का देखो थ्योरी तो करवा चुके हैं, एमपीजीके की थ्योरी तो हम करवा चुके हैं। आज आपके लिए जो वीडियो आने वाली है उसमें लो टू प्रो लेवल का जो है एमसीक्यू हम लेकर के आने वाले हैं, जिसमें क्या करेंगे, जिसमें पहले हम आपको नॉर्मल एमसीक्यू करवाएंगे, उसके बाद में आपके लिए कथन वाले एमसीक्यू देंगे और लास्ट में आपके लिए हम जोड़ी वाले भी एमसीक्यू देंगे। तीनों प्रकार के एमसीक्यू हम आपको देने वाले हैं। एमपीजीके की बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं, तो सब लोग वीडियो देखा करो, ठीक है ना। आज शाम को भी वीडियो आने वाली है एमसीक्यू लो टू प्रो, ठीक है। चलिए
अनुच्छेद 371 बी क्या कहता है? तो असम और असम राज्य के बारे में अनुच्छेद 371 बी बताता है। 371 सी क्या बताता है? तो ये मणिपुर के बारे में बताता है। 371 डी और ई क्या बताता है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में बताता है। इसको आपको पहले भी हम करवा चुके हैं, वहीं से ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न हमको मिलेंगे हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे जब तक हमारे पास में प्रश्न आते रहेंगे। चलो अब साइंस की बात कर लेते हैं। तो शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? बहुत अच्छे से आपको कई बार पढ़ाया था कि जो भी मतलब कि ऐसी क्रिया होती है जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, जैसे कि आंखें झपक रही हैं, हृदय धड़क रहा है, तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनको हम रोक नहीं सकते हैं। हमने आपको समझाते हुए कहा भी था अगर हृदय का धड़कना रोक दिया तो भैया फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना, फिर मनुष्य भी रुक जाएगा। ठीक है, तो देखिए शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को मुख्य रूप से मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा और पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कौन नियंत्रित करता है अनैच्छिक क्रियाओं को? तो मेडुला ऑब्लंगेटा नियंत्रित करता है। ये आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अचानक होने वाली अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं को जो है रीढ़ की हड्डी के द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है। फिलहाल आपके ऑप्शन में क्या दिया था? ऑप्शन में आपके मेडुला ऑब्लंगेटा दिया गया था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अमोनिया को यूरिया में कौन सा अंग बदलता है? तो हमारे शरीर का जो लीवर होता है ना, लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। लीवर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो लीवर द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। यह प्रक्रिया यकृत में यूरिया चक्र के माध्यम से होती है, जो अत्यधिक विषैले अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में बदल देती है ताकि इसे मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो ध्यान रखना, हमारे मूत्र में क्या निकलता है? यूरिया जो है वो जो है हमारे मूत्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। और ये काम करता कौन है? तो यकृत लीवर के द्वारा किया जाता है और वृक्क के द्वारा इसको जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है छान करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया था मानव शरीर में जो मादा का युग्मक है, वो मादा का युग्मक कौन सा होता है? तो उसे हम ओवम कहते हैं। देखिए, मादा युग्मक जिसे हम फीमेल जाइमेट कहते हैं को अंडाणु, ओवम या फिर एग कहा जाता है। या महिलाओं व मादा पशुओं के अंडा से ओवरी में बनने वाली विशेष प्रजनन कोशिकाएं होती हैं, विशेष जो सेक्स सेल्स होती हैं। यह नर युग्मक शुक्राणु से मिलती हैं, तब निषेचन की प्रक्रिया होती है और नया जीवन यानी कि जो जाइगोट है वो बनता है। ठीक है ना, तो ओवम जब शुक्राणुओं से मिलता है तब जो है जाइगोट का निर्माण होता है, फिर जाइगोट से जो है बच्चा बनता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया था गोली दर्पण में द्वारक जो होता है वो द्वारक का क्या अर्थ होता है, जिसे हम क्या करते हैं? आर्पेचर भी कहते हैं। देखिए, तो गोली दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो, इसमें द्वारक का अर्थ उस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के कुल व्यास से होता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये हो गया अवतल दर्पण, है ना, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया। अब इसकी ये जो परावर्तक सतह होती है ना, इसी को हम आर्मेचर कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। यहीं से टकरा करके प्रकाश आगे बढ़ता है। देखिए, सरल शब्दों में कहें तो दर्पण की चौड़ाई या वह वृत्ताकार किनारा जहां से प्रकाश की किरणें टकरा करके परावर्तित होती हैं, उसी को हम द्वारक कहते हैं या फिर उसी को हम आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए। फ्यूज तार के बारे में पूछा गया, आपको बहुत अच्छे से बताया था फ्यूज तार हमेशा कैसा होना चाहिए। फ्यूज तार बहुत ज़्यादा मोटा मत लगाना, अगर मोटा फ्यूज तार लगा दोगे तो फ्रिज और एसी ये सब कुछ खराब हो जाएंगे, फ्यूज बेचारा नहीं टूटेगा ना, इसीलिए हमेशा फ्यूज तार पतला लगाया जाता है। देखिए, तो फ्यूज तार की विशेषता इस प्रकार है, इसका प्रतिरोध तो उच्च होगा यानी कि हाई रेजिस्टेंस होगा और कम गलनांक होता है। जब परिपथ में जरूरत से ज्यादा करंट बहता है तो प्रतिरोध के कारण यह तार तुरंत गर्म होकर के पिघल जाता है और टूट जाता है, जिससे आपके महंगे उपकरण जो हैं वो फ्यूज होने से बच जाते हैं और बेचारा फ्यूज तार की जो है कुर्बानी हो जाती है, लेकिन आपके जो उपकरण हैं उनको ये बचा लेता है। आपको बहुत अच्छे से हमने समझाया था जब हमने साइंस की टॉप 500 प्रश्न कराए थे, उसमें भी ये प्रश्न हमने आपको कराया था। देखिए, सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही एमपी पुलिस के भी एग्जाम में आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की जो भी तैयारी कर रहे हैं, इसी चैनल पर जुड़े रहना मेरे भाई। अगला पूछा गया था सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, और ऑप्शन में 3-4 अम्ल दिए गए थे। H2SO4 भी दे रखा था, एसिटिक अम्ल भी दे रखा था, तो एसिटिक अम्ल नहीं होगा, है ना। उनमें से जो प्रबल अगर अम्ल की बात करेंगे तो उसमें प्रबल अम्ल कौन हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। और कौन कौन से अम्ल होते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा होता है वो सब आपको बता देते हैं। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल वास्तव में एक प्रबल अम्ल है, लेकिन यह दुनिया का सबसे प्रबल अम्ल नहीं है। तो दुनिया का सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है सर, वो भी बता दो। बताते हैं। देखिए, सामान्य अम्लों की श्रेणी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे मजबूत अम्ल माने जाते हैं। हालांकि दुनिया का जो सबसे प्रबल अम्ल है वो कौन सा है, वो आपका फ्लोरो एंटीमोनिक है। ठीक है ना, फ्लोरो एंटीमोनिक अम्ल जो है वो सबसे प्रबल अम्ल हो जाएगा। सूत्र होता है HSBF6। ठीक है, ये सबसे प्रबल अम्ल होता है दुनिया का। कुछ भी डाल दो भाई, सबको गला देगा ये। ठीक है, चलो अगला देखिए, कौन सी धातु
जो भाप से अभिक्रिया करती है लेकिन ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है, धातु के बारे में पूछा गया था। कल आपसे पूछा था गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती, ठंडे जल से करती है, और आज आपसे पूछा कि भाप से अभिक्रिया करती है, ठंडे जल से नहीं करती है। देखिए, तो आज का आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा ऐसी प्रमुख धातुएं हैं जो ठंडे जल या गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन भाप के साथ में अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। यानी ना तो ये ठंडे जल से क्रिया करेंगी, ना ये गर्म जल से क्रिया करेंगी, लेकिन अगर भाप मिल गई तो भाप के साथ में ये क्रिया कर लेती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो कॉपर होता है, कॉपर का रंग हरा क्यों पड़ने लगता है? यानी कि जो तांबा है कुछ दिन बाद आप देखेंगे हरे रंग का होने लगता है जब उसका क्षरण होने लगता है। तो ये किस वजह से होता है बताइए? तो इसमें होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनने लगता है, जिसकी वजह से तांबा हमको हरे रंग का दिखाई देता है। देखिए, तांबा के बर्तन या वस्तुओं के समय के साथ हरे होने का मुख्य कारण ऑक्सीकरण और संक्षारण है। जब ये खत्म होने लगते हैं, जब खराब होने लगते हैं, तो ये ग्रीन कलर के हो जाते हैं। जब तांबा नम हवा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो यह अभिक्रिया करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। इसकी एक हरी परत बना लेता है और धीरे धीरे ये परत बढ़ती चली जाती है और तांबे का बर्तन क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो जो लोग तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं, एक बार आप लोग देख लिया करो कहीं उस पर हरे कलर की कोई परत तो नहीं चढ़ी है। अगर उस पर हरे कलर की परत चढ़ने लगी तो मेरे भाई उसमें कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो चेक कर लेना आज। चलो हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में 2 प्रश्न दोहे से आए थे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से 2 प्रश्न थे। नेताजी का चश्मा से 1 प्रश्न। आत्मकथ्य जो कविता दे रखी है उससे 5 प्रश्न पूछे गए थे। एक मुहावरा, एक तत्सम और एक बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण आपसे पूछा गया था। उसके बाद में 2 रचनाएं पूछी गई हैं आज। नीरजा किसकी रचना है और तमस किसकी रचना है? ठीक है, तो तमस तो किसकी? भीष्म सावनी की हो जाएगी, और नीरजा किसकी हो जाएगी? ये शायद महादेव वर्मा की या जयशंकर प्रसाद किसी की है। ठीक है ना। चलिए, एक प्रश्न जो है वो प्रत्यय से पूछा गया है। अब गणित में देखते हैं। तो गणित में देखिए 3 प्रश्न आपके शंकु के आए हैं, 2 प्रश्न छिन्नक के पूछे गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 2 प्रश्न। एक पेज को एक पेज नहीं हो जाएगा, एक पासा है, एक पासा है। हाँ, एक पासा को क्या होता है? 2 बार उछालते हैं। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो योग 10 आने की क्या प्रायिकता होगी? ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक बेलन का प्रश्न है, एक घनाभ का है, बहुपद की 2 प्रश्न, समांतर श्रेणी, माध्य, बाकी सब कुछ वही पूछा जा रहा है जो अभी तक पूछा जा रहा था। कोई खास परिवर्तन जो है वो देखने को नहीं मिला है। लेवल भी वही सेम टू सेम है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो लोग घबरा रहे थे सर लास्ट में हमारा क्या होगा, वही लेवल आ रहा है। जो कुछ पढ़ाया बस उसको आप अच्छे से पढ़ करके जाइए। और जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है लेकिन एग्जाम देने जाना चाहते हैं तो 99 रुपये और खर्च कर लो भैया। इतना रुपये खर्च कर ही रहे हो, 99 रुपये खर्च करके अभी भी कंप्लीट नोट्स लेकर के पढ़ाई करके तभी जाओ एग्जाम देने। हाँ, जब जा रहे हो तो थोड़ा सा पढ़ करके जाओ। चलिए, इंग्लिश में 5 नंबर की पोएम है, इनफॉर्मल लेटर से एक प्रश्न है। टेंस में एरर के बहुत ज़्यादा प्रश्न आए थे। ठीक है, तो अब जो है आपका जो बेसिक वाला था ना, पोएम वगैरह या फिर जो पाठ वगैरह है, लेंचो वेंचो, वो सब अब बहुत कम आ रहा है। अब आपसे सीधे सीधे ग्रामर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर 3 थे और टेंस के एरर 5 थे। 5 3 8 एरर तो यही हो गए। ठीक है, उसके बाद द कस्टर्ड ड्रैगन वाला जो है वो लास्ट में 4 प्रश्न द कस्टर्ड ड्रैगन से आए थे। कल हमने ये वाली जो है कहानी करवाई थी रात में ही ना, कल रात को ये वाली पूरी करवा दी थी पोएम, और आज वहाँ से 4 प्रश्न मिल गए मेरे भाई। ठीक है, तो कल वाली वीडियो देख लेना, हमने उसमें लगभग 3 हिंदी की और 2 इंग्लिश की हमने कल करवा दिए थे, पोएम और कहानी, है ना, तो वो भी देख लेना। चलिए, बाकी आप ये देख सकते हैं जिन लोगों ने नोट्स लिए उनका क्या कहना है, आप ये खुद देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा एग्जाम हो गया है 64-12, आपकी नोट्स से ऑलमोस्ट पेपर आया था, क्योंकि आपके नोट्स मैंने काफ़ी लेट लिए थे, इसलिए अगर पहले लिया होता तो 70+ स्कोर हो जाता। ठीक है ना। अभी भी जिसका एग्जाम बाकी है नोट्स लेकर के तैयारी करके जाइए। थैंक यू सर, आपके नोट्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे आज की शिफ्ट में। ठीक है, ये सब लोग ऐसा ही बता रहे हैं, आपको जो नोट्स से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बाकी ये आपके एमपी पुलिस मध्य प्रदेश सामान्य अर्थता परीक्षा के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं, है ना, ये सारे नोट्स हैं। तो जब आप नोट्स लेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे के सारे नोट्स जो है आपको मिलते रहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश सामान्य अर्थता, एमपी पुलिस, एमपीएसआई की कंप्लीट नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स से कमेंट करना, और आपका एग्जाम अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर भेजना मेरे भाई, जिससे कि हम आगे भी एनालिसिस लेकर के आते रहें। हमें व्यूज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक हमारे पास में क्वेश्चन आते रहेंगे हम आपके लिए एनालिसिस लेकर के आते रहेंगे। तो आगे जिसका भी एग्जाम है, निवेदन है, जैसे आज आप एनालिसिस देख रहे हैं तो किसी ना किसी ने भेजा है, तो कल दूसरा भी आपका जो है एनालिसिस का इंतजार कर रहा होगा। आपका एग्जाम छूटे तो आप भी अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर भेजेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और कल वाली थ्योरी वाली क्लास जरूर देख लेना, और आज शाम को लगभग 6 से 7 बजे के बीच में हम क्लास लेकर के आएंगे लो टू प्रो एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम तीनों प्रकार के एमसीक्यू करवाएंगे, जैसा एसबी एप्टेक आपसे पूछ रहा है। यानी कि नॉर्मल वाले एमसीक्यू, ठीक है, उसके बाद कथन वाले एमसीक्यू, और उसके बाद में जोड़ी मिलाने वाले एमसीक्यू। तो कल हमने जो थ्योरी करवा रखी है उसके आज 60 से 70 एमसीक्यू करवाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।